Hello students, Jai Hind. So I hope all of you are preparing well. I also hope that you are looking at my videos. Guys, I am trying to frame the question from paragraph and also giving you the ways how to write the answers. Okay, so moving on to the topic, let's see how we can frame the question paragraph wise. So let's move on to the book and go ahead with the question. I have made a question. Examine the process archaeologists took to identify centers of craft production. Okay, this question I have taken from page number 11. Basis of raw material, archaeologists came to the conclusion by finding stone nodules, पत्थर के टुकड़े, होल शेल्स के टुकड़े, कॉपर एक मेटल होता है उसके टुकड़े, कुछ औजार मिले और जो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स मिले और जो वेस्ट मटेरियल मिला। किचन के डस्टबिन को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि किचन में कल रात या आज क्या बना होगा। सिमिलरली जो वेस्ट होता है वो बेस्ट इंडिकेटर होता है क्राफ्ट वर्क का। ठीक है, जो टुकड़े होते हैं जो बनाने के दौरान फेंक दिए गए होंगे उसके आधार पे आर्कियोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो सेंटर होंगे ये क्राफ्ट मेकिंग सेंटर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्राफ्ट जाता था, जो चीज़ें बन के जाती थी, वो हड़प्पा और मोहनजोदारो शहरों में उनकी डिमांड थी। तो ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। यूनिट से हमारा एक क्वेश्चन बनेगा, ये देखिए ये पेज नंबर 12 है। इस यूनिट से आपने ये क्वेश्चन बनेगा कि इवेलुएट द डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम वेयर हड़प्पन पीपल प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल। क्राफ्ट सेंटर थे नागेश्वर एंड बालाकोट में, जहाँ पे शेल अवेलेबल था। वो जो शेल थे, सीपियाँ थी, उनसे बैंगल्स बनाए जाते थे। बट कुछ साइट्स ऐसी मिली हैं जैसे शॉर्टुगई इन अफ़गानिस्तान, जो कि लैपिस लजूली का एक बहुत ही बेस्ट सोर्स था। दिस लैपिस लजूली वॉज इन ग्रेट डिमांड। इट वॉज अ ब्लू स्टोन एंड इट हैज़ गॉट वेरी हाई वैल्यू। इट वॉज प्रोक्योर्ड फ्रॉम शॉर्टुगई इन अफगानिस्तान. This can be there in the map point of view also. Next point, सिमिलरली जो कार्नेलियन एक पत्थर था, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, जो रेड स्टोन का पत्थर होता था जिसको डिफरेंट बीड्स और क्ले के साथ बर्नट करके उसका रेडिश कलर लाया जाता था, कार्नेलियन। ये जो कार्नेलियन था ये भरूच गुजरात से लाया जाता था। तो क्वेश्चन हमारा क्या चल रहा है, जो where were the places from where the Harappan people procured raw material. Okay, now steatite, one more important stone was steatite. It was a soft stone and it was procured from South Rajasthan and north of Gujarat. Similarly copper was procured from Khetri, Rajasthan. गोल्ड, सोना कहाँ से मंगाया जाता था, हड़प्पा के लोग उसको कोलार, जो आज भी कर्नाटक की गोल्ड माइंस है, वहाँ से लाया जाता था। ओके, एक और एविडेंस जो हमें मिला है जो ये प्रूव करता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड होता था, कि जो नॉन हड़प्पन जो आर्टिफैक्ट्स थे जो कि खेतड़ी में मिले हैं, खेतड़ी राजस्थान में मिले हैं, यहाँ पर जो गणेश्वर और जोधपुर का कल्चर जो प्रिवेलेंट था, वहाँ पे हमें हड़प्पा की बर्तन नहीं मिले। इन लोगों ने अपने बर्तन खुद बनाते थे और उन्हीं का इस्तेमाल करते थे। ये देखिए कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेसल्स, ये जो खेतड़ी का जो इलाका था राजस्थान में, ओके, ये लोग नॉन हड़प्पन पॉटरी का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले। ठीक है, तो आपको एक मेरी सलाह है, जितनी भी प्लेसेस आ रही हैं ये आपको साथ साथ मैप में फिल करने की प्रैक्टिस करनी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉपर जो था ये ओमान से भी लाया जाता था। अब हम पेज नंबर 13 में आ गए हैं। ओके, देखिए यहाँ पे पॉइंट चल रहा है, मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, ना कॉपर फ्रॉम डिस्टेंट लैंड। तो ये जो इंटर स्टेट जो ट्रेड होता था उसका एक अलग क्वेश्चन भी है, और इन दोनों को मिला के आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो कॉपर मंगाया, कॉपर जो था वो खेतड़ी राजस्थान में भी मिला है, लेकिन कॉपर जो था वो ओमान से भी मंगाया जाता था। है वो आपका साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ सऊदी अरेबिया पेनिनसुला में।
ये है आपका सऊदी अरेबिया, ये पेनिनसुला है, लार्जेस्ट पेनिनसुला है। ओके, इसके अलावा पेनिनसुला किसे बोलते हैं? अब लैंड एरिया विच इज़ कवर्ड 3 साइड्स विद वाटर। नाउ दिस इज़ अरेबियन सी, ओके, दिस इज़ रेड सी, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ पर्शियन जो आपका गल्फ है। इस प्रकार से ये तीनों एरिया से ये घिरा हुआ है। तो ये है आपका जो ओमान, ओके, जिसको हम मगान बोलते थे। और ये है आपका मेलूहा, जो कि मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में, मेसोपोटामिया जो प्रेजेंट डे इराक है, मेलूहा को रेफ़र करते थे कि मेलूहा वॉज हड़प्पन एरिया। सो कॉपर कहाँ से मंगाया जाता था? ओमान से मंगाया जाता था। और ओमान और हड़प्पा के बीच में जो ट्रेड होता था वो कैसे प्रूफ हुआ है कि जो हड़प्पा के जो आर्टिफैक्ट्स हैं और जो ओमान के कॉपर हैं, ओमान के कॉपर में जो निकल मिला है और जो हड़प्पा में खुदाई में जो बर्तन मिले हैं कॉपर के, उसमें दोनों में निकल मिला है। और ये जो निकल है ये ओमानी कॉपर को बिलोंग करता था, हड़प्पन एंड ओमान पीपल। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा के पीपल एक बर्तन बनाते थे जिसके ऊपर काले रंग की कोटिंग करते थे। जो हड़प्पन जार था, इट हैज़ गॉट अ थिक ब्लैक कोटिंग। हड़प्पन जार ये ओमान में मिला है और इसके बदले वो लोग निकल को और कॉपर को एक्सपोर्ट करते होंगे। तो ये जो हड़प्पन जार है ये टिपिकल हड़प्पन जार है, इसमें ब्लैक कोटिंग होती थी, एंड दिस वाज एक्सपोर्टेड टू ओमान इन रिटर्न ऑफ ओमानी कॉपर। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया का जो टेक्स्ट था वो 3rd सेंचुरी BC में लिखा गया। वो ये रिफ़र करता है कि कॉपर जो मगान से आता था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में सील, वेट्स, डाइस और बीड्स का इस्तेमाल होता था इन रिटर्न फॉर ओमानी कॉपर। मेसोपोटामिया जिसको हम प्रेजेंट डे इराक है, उसके जो टेक्स्ट मिले हैं, वहाँ पे जो लिखी हुई एविडेंस मिला है, उसमें दिलमुन को बहरीन बोला है, मगान को ओमान बोला है और मेलूहा को उन्होंने हड़प्पा रेफ़र किया है। ओके, यहाँ के जो लोग थे, द पीपल ट्रेडेड इन कार्नेलियन, रेड स्टोन, लैपिस लजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वुड। हड़प्पन पीपल ट्रेडेड इन दीज थिंग्स। ये क्वेश्चन हमारा चल रहा है, मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूँ। क्वेश्चन हमारा चल रहा है कि व्हाट वर द डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम वेयर हड़प्पन पीपल प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल्स। इट वाज इंटरस्टेट ट्रेड भी था। भरूच गुजरात से कार्नेलियन लाया जाता था, स्टेटाइट साउथ राजस्थान से, कॉपर खेतरी से, एंड लाइकवाइज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वाज आल्सो देयर, ओमानी कॉपर इन रिटर्न फॉर द लैपिस लजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वुड वाज एक्सपोर्टेड टू ओमान। कम्युनिकेशन और ट्रेड जो था वो समुद्र के रास्ते होता था, जैसा कि हमें एविडेंस में एक सील मिली है पेज नंबर 14 में। ये देखिए, ये सील मिली है जिसमें बोट बनी हुई है। ये एविडेंस सजेस्ट करता है कि देयर वाज अ ट्रेड रिलेशन बिटवीन हड़प्पन एंड मगान अप टू दिलमुन वाया पर्शियन गल्फ टू इराक। ओके स्टूडेंट, तो इन दिस वे यू हैव टू फ्रेम आंसर्स। अब यहाँ पे मैं ऐसी एक पॉइंट बोलता हूँ, जो नेविगेशन है, दिस वाज वी आर डिस्कसिंग द नेविगेशन of 5000 BC, and that means we know the trade route, of Persian Gulf. We also were aware of Red Sea also, and this is Africa, and this is Europe, Mediterranean Sea stars, and at that time there was no Europe mentioned in the text. Okay, and now we give credit to Alexander that he was the victor of whole Asia, whole of Africa and whole of Europe, and we also gave credit to Vasco da Gama of finding the sea route to India. So
What about these? What about these our Harappan people who were so much advanced, and we are talking of 5000 BC. So this thing we also keep in mind while we are reading history. Okay. So apart from this topic, ये जो आपका 2 क्वेश्चन है ये इस टॉपिक से कवर होते हैं. Okay students, so moving on to page number 15, let's start with another question. Okay, I have framed this question. Examine the importance of seals, script and weights during Harappan civilization. सील थी, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड कम्युनिकेशन में. जैसा कि आपको पता है, सील्स के ऊपर पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज लिखी होती थी जिससे कि हम अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए. इस सील्स के ऊपर एक एनिमल का चित्र भी बना होता था. इट ऑल्सो कंटेन अ मोटिव ऑफ एन एनिमल बी फॉर दोज जो पढ़ लिख नहीं सकते थे. ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन थे वो छोटे होते थे, 1-2 पिक्चर के. सबसे बड़ा जो इंस्क्रिप्शन मिला है वो 26 साइंस का मिला है. दैट मीन्स इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी. जो साइंस थे वो 375 से 400 तक मिले हैं और इनको राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है. वी मोस्टली रोट लेफ़्ट टू राइट. ठीक है, तो इनको राइट से लेफ़्ट लिखा जाता था. वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल होते थे लिखने के लिए. सील्स में लिखा जाता था, कॉपर टूल्स में लिखा जाता था, बर्तनों के रिम पे लिखा जाता था, कॉपर और टेराकोटा की टैबलेट बनाई जाती थी, गहनों पे लिखा जाता था, बोन रॉड्स पे लिखा जाता था और एक बहुत पुराना एंशियंट साइन बोर्ड भी मिला है. ये देखिए, ये सिलेंड्रिकल सील है. ये मोटिव्स बनाए हैं बुल के. ये देखिए, ये अगेन पर्शियन गल्फ में ये हमारी सील मिली है. ओके, इसमें बुल डिपिक्ट हो रखा है. ये बोट की सील है. दिस इज़ द पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज दे वर यूजिंग. ठीक है, ये लेटर्स ऑफ एंशियंट साइन बोर्ड है. ये सील एक रोपड़, पंजाब में एक रोपड़ जगह से सील मिली है. आप देख सकते हैं इसमें 2-3 सील हैं. दैट मीन्स ये जो सील है एक जगह 2-3 लोगों के पास से गुजरी होगी, मार्क लगाए होंगे. तो ये सील, इम्पोर्टेंस ऑफ सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये हमने अभी आपको डिस्कस किया. नाउ कम्स टू द वेट. जैसे आजकल हम बाट यूज़ करते हैं सामान तोलने के लिए. सिमिलरली ट्रेड वॉज द मेन ऑक्यूपेशन. आप जानते हैं व्यापार एक मुख्य व्यवसाय था. उसमें बाट का, वेट का इस्तेमाल होता होगा प्रिसाइजनेस के लिए. अब वेट जो थे वो किस चीज़ के बनते थे? एक चर्ट नाम का एक पत्थर था, उससे बनते थे. ये क्यूबिकल शेप में थे, इसमें कोई मार्किंग्स नहीं थी. जो सबसे छोटे वेट होते थे उनका डिनोमिनेशन बाइनरी फॉर्म में था, 2, 4, 8, 16, 32 और ये 12,800 डिनोमिनेशन तक गया. सबसे ज़्यादा जो डिनोमिनेशन था वो डेसिमल सिस्टम में यूज़ होता होगा. हायर डिनोमिनेशन फॉलोड डेसिमल सिस्टम. स्मॉलर वेट्स का इस्तेमाल ज्वेलरी को तोलने के लिए और बीड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता होगा. जैसे कि आप आज ज्वेलर्स के यहाँ जाते हैं तो दे यूज़ वेरी स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स. मेटल स्केल पेन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. तराजू मिले हैं मेटल के. तो ये आप पेज नंबर 16, वन मोर क्वेश्चन इज देयर ऑफ, दिस इज ऑफ एंशियंट अथॉरिटी. ठीक है, टॉपिक इज एंशियंट अथॉरिटी. इस यूनिट में आपसे एक एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक राजा का रूल था या कई सारे राजा रूल करते थे या आपके सभी लोग बराबर थे. सोसाइटी हैव बीन इक्वल. तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इवेलुएट द पॉसिबिलिटी ऑफ सेवरल रूलर और वन रूलर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पेज नंबर 16 है. इस बात के इंडिकेशन मिले हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ राजा मिलकर रूल करते थे, क्योंकि जो डिसीजन है कि एक जैसे आर्टिफैक्ट्स इतने बड़े पैमाने पे बनना, उस सील्स का बनना, उनमें यूनिफॉर्मिटी होना, ब्रिक साइज़ का जो डिनोमिनेशन है 1:2:4 वो सिमिलर होना राइट फ्रॉम अफ़गानिस्तान टू गुजरात, और वेट का डिनोमिनेशन एक जैसा होना,
इस बात का प्रमाण है कि कोई तो एक अथॉरिटी होती होगी जो इस पूरे एरिया पे रूल करती होगी, क्योंकि जो डिसीजंस थे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और यूनिफॉर्म डिसीजंस थे। ब्रिक्स का साइज़ आप अगर आप देखें वो यूनिफॉर्म था थ्रू आउट द रीजन, राइट फ्रॉम जम्मू टू गुजरात। सिटाडेल का बनना, रेस्ड प्लेटफॉर्म पे स्ट्रक्चर का बनना, आर्किटेक्चर हाउस आर्किटेक्चर हैं कि सड़क की तरफ दरवाज़ा ना होना, ग्राउंड फ्लोर में विंडोज़ ना होना, ड्रेनेज सिस्टम का होना, ये इस बात का प्रूफ है। लार्ज बिल्डिंग एट मोहनजोदारो मिली है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने महल का नाम दिया है। स्टोन स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग मिला है जिसको, जैसा कि सिमिलरली मेसोपोटामिया में मिलता था। ये देखिए प्रीस्ट किंग है, मेसोपोटामिया में भी ऐसे ही प्रीस्ट किंग के स्टैचू मिले हैं। तो इस एविडेंस इस बात को शो करते हैं देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर रूलिंग ओवर हड़प्पन सिविलाइजेशन। Some archaeologists have the opinion that everybody enjoyed equal status. कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि यहाँ पे सभी लोगों को बराबर का दर्जा प्राप्त था। There were no ruler there. कुछ ये महसूस करते हैं, others feel that there was no single ruler but several ruler. Some archaeologists have a belief that different rulers were ruling over different cities, like Harappa, one ruler was ruling, Mohenjo-daro, different ruler was ruling, and similarly the other big cities. Some archaeologists had the opinion that there was single state because one ruler was there and his directions was passed on to all over the state, like the evidence of planned settlements and the uniformity in the artifacts. Step brick ratio was there, establishment of settlements near sources of raw material. चानू-दारो है, वहाँ पे सॉफ्ट स्टोन मिलता था तो वहाँ पे उन्होंने क्राफ्ट मेकिंग सेंटर बनाया। लाइकवाइज जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी थी वहाँ रिजर्वायर बनाना, लोथल इन गुजरात, धोलावीरा। तो ऑन दीज बेसिस वी कैन एज्यूम दैट देयर मस्ट हैव बीन अ सिंगल रूल स्टेट, ओके, बिकॉज ये जो कलेक्टिव और यूनिफॉर्म डिसीजंस थे, इतने बड़े पैमाने पे लोगों को मोबिलाइज करना, कम्युनिटी को एक सिंगल माइंडेड अप्रोच से काम करना, तो इसमें एक रूलर का होना बहुत ही पॉसिबिलिटी है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका एक क्वेश्चन कवर हुआ। क्वेश्चन था इवेलुएट अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ सेवरल रूलर और वन रूलर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पेज नंबर 16। नाउ मूविंग ऑन टू द यूनिट 9, पेज नंबर 17. Examiner wants to know from you what was the reason for the decline of Harappan civilization. Okay, so I have taken two questions from here. What do you understand by successor cultures? 3 marks. First we will cover this question. Successor culture, हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो टाइम पीरियड था आप जानते हैं 2600 से 1900 BC था। जो 1800 BC के दौरान एक अलग से मैच्योर साइट्स जो थी, जो चोलिस्तान में थी, वो खाली कर दी गई। वहाँ से लोगों ने अपना घर और अपने जो फैक्ट्री थी वो छोड़ दी और नए सेटलमेंट्स जो बने वो अब नए शहरों की तरफ बन रहे थे, गुजरात, हरियाणा और वेस्ट यूपी। ओके, तो ये किस बात का प्रतीक था कि जो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होनी शुरू हुई होंगी, कुछ ऐसे जोग्राफिकल चेंज होने शुरू हुए होंगे या सोशियोलॉजिकल चेंज या पॉलिटिकल रीज़न होगा कि लोगों ने ये साइट्स छोड़ दी एंड दोज पीपल नाउ स्टार्ट मूविंग टू दीज साइट्स। फ्यू हड़प्पन साइट्स वर ऑक्यूपाइड बाय हड़प्पन पीपल आफ्टर 1900 BC। जैसा कि आपने पीछे पेज में देखा होगा कि मोस्टली हड़प्पन साइट्स वर देयर। ओके, नाउ दीज new black dots have shown that these are moving towards the eastern side, towards the western UP, parts of Haryana, parts of Punjab. The eastern, they are moving toward the eastern sides. Distinct transformation in the making of artifacts have been shown, but in a way it was in a decline side. Weight, craft, beads, जो writing, long distance trade, ये थे सब खत्म हो गए थे। इसके पीछे कारण रहा होगा।
हाउस कंस्ट्रक्शन जो टेक्निक थी, डबल स्टोरी बिल्डिंग, बाथरूम्स इनसाइड द होम, वेल, कोर्टयार्ड, ये सब धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। ब्रिक्स का साइज डिनोमिनेशन ख़त्म हो गया। पब्लिक स्ट्रक्चर्स अब बनने बंद हो चुके थे। सिटी सिविलाइजेशन ट्रांसफॉर्म इनटू द रूरल वे ऑफ लाइफ। तो इसको हम सक्सेसर कल्चर्स बोलते हैं या लेट हड़प्पन कल्चर बोलते हैं। अडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स, मूविंग टू द ईस्टर्न साइड। सो दिस क्वेश्चन विल देयर फॉर 3 marks सक्सेसर कल्चर। Next question 17 is there for the causes of the decline of Harappan civilization. There is a question from this. Analyze the causes for the decline of Harappan civilization. This question can be there for 3 to 5 marks. Now you can see decline of Harappan civilization, climatic change. Okay, heavy rainfall, river changes its course, deforestation, रेनफॉल, एक्सेसिव फ्लडिंग, सिटी लाइफ का। आपने एक फिल्म देखी होगी मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन की, उसमें भी इसी एविडेंस को उन्होंने फिल्म का मेन थीम लिया है। शिफ्टिंग एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, रिवर चेंजेज इट्स कोर्स, दिस मस्ट हैव अफेक्टेड एग्रीकल्चर। सम आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन दिस रीजन ऑल्सो। ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, ज़मीन का ज़्यादा इस्तेमाल करना जिससे ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए नहीं बची होगी और पॉपुलेशन बढ़ी होगी तो उनके ऊपर इसका असर पड़ा होगा। लेकिन इन सब पॉइंट्स का एंटायर सिविलाइजेशन का ख़त्म होना, ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है। तो स्टिल द रिसर्च इज़ ऑन एज टू व्हाट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। डिसअपियरेंस ऑफ सील्स, वेट्स, बीड्स एंड पॉटरी, जो एक मार्क्ड एविडेंस मिला है कि सील, वेट और बीट धीरे धीरे गायब हो रहे थे, इनका बनना गायब हो रहा था। और जो वेट के जो बाट थे जिससे कि व्यापार होता था 1:2:4, 2, 4, 6, 8, 16, 32 जो डिनोमिनेशन के थे, उनको छोड़ के एक लोकल वेट की तरफ ये लोग चल गए थे। ठीक है, और दे आर मूविंग टूवर्ड द ईस्टर्न साइड, दे वर इन कॉन्टैक्ट विद द ईस्टर्न साइड पीपल and they adopted their techniques and they left the city life and move on to the village life or rural life where the houses were made of muds and thatched leaves. So in this question we have covered the causes for the decline of Harappan civilization. So likewise you also have to go through this. Hello students, I hope you all are seeing my videos. Please give me your feedback. Till then, Jai Hind.